जून 2020 इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करा इंक्लूडिंग टिकटॉक। अगेन सितंबर 2020 India decided to ban 120 more apps including PUBG. PUBG. Then again and again. एंड रिसेंटली Xiaomi, Oppo, Vivo पे भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। सो ओवरऑल ये चाइना को डिजिटली दबाने वाला गेम अभी तक 5-6 बार खेला जा चुका है और ये देख के सबको ऐसे लगता है दैट ओके फेयर इनफ, गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बट इस प्रोटेक्शन की अपनी एक कीमत होती है क्योंकि इस स्टेप के अपने सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो व्हाट्स द कैच? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ चाइना को जवाब देने के लिए? आई गेस वी हैव टू अनफोल्ड द स्टोरी एंड इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के फ्री शेयर्स भी देने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग, लेट्स बिगिन। तो इन जनरल जब भी एप्स बैन हुई है, गवर्नमेंट ने हमेशा ये कहा है दे आर डूइंग दिस जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। बट सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट ही सबको बताई जाती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन एप्स के यूसेज से लॉन्ग टर्म में कंट्री लेवल पे काफी बड़ा नुकसान। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार टिकटॉक को लेते हैं। तो इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग रोज टिकटॉक यूज कर रहे थे एंड लेट्स से टिकटॉक उनका डेटा भी कलेक्ट करता था और टिकटॉक ये डेटा देता है चाइनीज गवर्नमेंट को। तो अब चाइना के पास ये सारा डेटा है। अब क्योंकि टिकटॉक के मोस्टली यूजर्स यंग थे तो प्रेडिक्शन करने के लिए चाइना के पास इंडिया की यंग पॉपुलेशन का एक एस्टिमेटेड सर्वे साइज आ गया। तो अब अलग अलग ऐप से उनके पास अलग अलग डेटा आएगा, तो वो उस डेटा को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के यूथ की आइडियोलॉजी क्या है। पर कैसे? तो लेट्स से 70% ऑफ द यूथ डोंट लाइक गन फायरिंग वीडियोस बट 30% डज एंड इन 30% में से 50% लोगों को आर्मी वाली वीडियोस भी पसंद है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्या पता चल सकता है कि 15% लोग ऐसे हैं जो आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब अगर प्रेडिक्शन को और प्रिसाइज करना है तो ये देखो कि इन 15% में से कौन से लोग हैं जो मेहनती हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? सिंपल है, डेटा देखो कि वो क्या सर्च कर रहे हैं और वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस सारी कैलकुलेशन से आप ये डिड्यूस कर सकते हो कि इतने सारे सर्वे साइज में से कौन से लोग आर्मी में जाने के लायक हैं और वो कैसे सोल्जर्स बनेंगे। तो उनको हमारे इन फ्यूचर आर्मी पोटेंशियल का एक बहुत ही रफ आइडिया लग जाएगा और जब जब डेटा बढ़ता जाएगा उनकी प्रेडिक्शंस और पक्की होती जाएंगी। क्योंकि एक इंडिविजुअल का डेटा तो किसी काम का नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप का डेटा नहीं है, वो गोल्ड है, गोल्ड। और ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। रियल लाइफ में पता नहीं ऐसे कितने एग्जांपल्स डेली परफॉर्म होते हैं और मोटे मोटे तौर पे ऐसे ही डेटा एक्सट्रैक्शन होता है। पर ये तो हुई पॉलिटिकल बात कि कंट्री लेवल पे क्या क्या टेंशंस रहती हैं। बट फॉर नाउ लेट अस लुक एट आवर ब्रेन फॉर अ सेकंड। चाइना में टिकटॉक पे 14 साल से छोटे बच्चे पे लिमिट है 40 मिनट्स अ डे की, क्योंकि उनको ये चीज अच्छे से पता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ा देता है। ऐप रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बंद रहती है ताकि बच्चे प्यारी प्यारी 2 अखियां बनाने की जगह प्यारी प्यारी दोनों अखियों को बंद करके सो सके। हर 5-7 वीडियोस के बीच में 5-5 सेकंड के गैप आते हैं जिसमें अलग अलग मैसेजेस होते हैं, पुट योर फोन डाउन, गो टू बेड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड चाइना ने फिलहाल वीडियो गेम्स पे भी काफी सीरियस रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ऑल्दो मैं इन सारी चीजों को कंप्लीटली सपोर्ट नहीं करता, बट आप खुद देख सकते हो कि वो अपने यूथ को लेके कितने ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं। और अब अगर आते हैं हम हमारे हाल पे, तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना स्क्रीन ऑन टाइम देख लो एंड स्पेशली इंस्टाग्राम यूसेज देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। और यही सारे रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं इन द बैन ऑफ टिकटॉक, पबजी, फ्री फायर, BGMI। ये वो सारी एप्स हैं जिसने लोगों के दिमाग को खराब करके रख रखा था। पर अब आप पूछोगे कि रील्स क्यों नहीं बैन होती? वो भी तो टिकटॉक जैसा सिमिलर ही काम कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एजेंडा चाइना और डेटा प्रोटेक्शन के साथ है। अगर उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये देखना होता ना कि कौन सी ऐप से लोगों की मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वो बहुत सारी ऐप्स को बंद कर सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इससे इंडिया डिजिटाइज नहीं हो पाएगा। एंड वैसे भी आई गेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल की खुद की ज्यादा है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट की। चाइना थोड़ा ज्यादा हार्ड मोड में चला जाता है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वो हर जगह अपनी मनमानी कर सकता है। पर हमारे यहाँ इतना ज्यादा हार्ड मोड नहीं होता। अगर BGMI जैसी ऐप पे रिस्ट्रिक्शन लगती भी है तो लोगों को आता है उसको बाईपास कैसे करते हैं। पर इन ऐप्स का जो बैन है वो चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी के लिए जो मेजर स्ट्रेंथ है वो है उनका ट्रेड। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले आई हैव टू टेल यू अ लिटिल स्टोरी। मैं हूं एक कंटेंट क्रिएटर, तो आपका अजम्पशन होगा कि मेरे पास बहुत पैसा है। That's definitely not true। 2000 या 5000 मेरे लिए भी एक बड़ी अमाउंट होती है,
बट आई एम स्मार्ट विद माई इन्वेस्टमेंट्स। मैं इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज आई बिलीव इन द ग्रोथ ऑफ गूगल, एप्पल, Amazon एटसेट्रा। एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो बड़े फायदे हैं। नंबर 1 फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग एंड नंबर 2 डॉलर अप्रिशिएशन। एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई चार्जेस या कमीशन देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एंडी मनी ऐप पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ब्रोकरेज जीरो है एंड कमीशंस भी जीरो है। तो आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको एंडी मनी के साथ मिलकर एप्पल के स्टॉक्स वर्थ ₹500 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से एंडी मनी को डाउनलोड करना है, उस पर साइन अप करो, अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और इसके बाद आपको अपने ₹500 के एप्पल शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। एंडी मनी से आप यूएस स्टॉक्स में SIP मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो और अपनी मंथली या वीकली SIP स्टार्ट कर दो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट से आप एंडी मनी को यूज करके यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू चेक इट आउट नाउ। अब हम हमारी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इन एप्स का जो बैन है वो चाइना की इकोनॉमी पे काफी बुरा असर डालता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी के लिए उनकी मेजर स्ट्रेंथ है उनका ट्रेड। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, विच इन टर्न मीन्स कि इंडिया के अंदर चाइनीज एप्स के यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो अब अगर इंडिया किसी चाइनीज प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो ऑब्वियसली चाइना के ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, क्योंकि बॉर्डर पे जो चल रहा है उसका जवाब देने के लिए इंडिया के पास काफी तरीके हैं। कुछ पॉलिटिकल तरीके हो गए, मिलिट्री होगी और कुछ ऐसे इकोनॉमिकल तरीके भी होते हैं जैसे कि सैंक्शंस। इसलिए ये इकोनॉमी वाले बैन्स कभी कभी थोड़े जरूरी हो जाते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या निकला? इंडिया के मार्केट में एक वैक्यूम बन गया। मतलब कि जैसे ही टिकटॉक गया था तो एक वैक्यूम बना था कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की अब कमी हो रही है, तो उसके लिए और ज्यादा एप्स चाहिए थी। और ऐसे टाइम पे कौन सी ऐप आई थी? ये चिंगारी जैसी एप्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। ऑल्दो रील्स आने के बाद बिल्कुल सिमिलर सी सिचुएशन होगी, पर जो यूजर्स चिंगारी के पास थे वो आज भी हैं। सो यू गॉट द पॉइंट कि लॉन्ग रन में इंडियन एप्स बढ़ेंगी एंड डोमेस्टिक रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये एप्स के बैन तो रोज ही होते रहते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज को भी पकड़ लिया। कुछ दिन पहले ही इंडिया ने Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei जैसी कंपनीज पे क्लियर एलिगेशंस लगाए हैं कि ये कंपनीज इंडिया में किसी अलग नाम से अपनी छोटी कंपनीज खोल के बैठी हैं एंड इनको चाइना से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि आपको ऐसे काम करना है। और ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अपने रेवेन्यू का एक बहुत ही मेजर पार्ट चाइना भेज रहे हैं ताकि यहाँ इंडिया में उनको टैक्सेस कम देने पड़े। इंडिविजुअली समराइज करते हैं कि किसके साथ क्या क्या हुआ था। अप्रैल 2022 ईडी, जो कि गवर्नमेंट की ही एक एंटिटी है, उन्होंने Xiaomi के बैंक अकाउंट से 5,555 करोड़ रुपए सीज कर दिए थे। और उसके कुछ दिन बाद ही Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन से भी क्वेश्चनिंग करी गई थी। और ये भी कहा गया है कि Xiaomi ने वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स में ऐसे दिखाया कि वो लॉस में थे ताकि वो टैक्सेस बचा सके। और Vivo के साथ सीन और भी सीरियस था। इन पे तो एलिगेशंस लगी है कि इन्होंने 20-25 छोटी छोटी कंपनीज खोल रखी हैं जिससे कि ये इनडायरेक्टली अपने प्रॉफिट्स को चाइना भेजते हैं। और ऐसा कर करके 2017 से 2021 के बीच में इन्होंने करीब 62,477 करोड़ रुपए चाइना भेज दिए। और ये इनके टर्नओवर का ना 50% रेवेन्यू बनता है। तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो गया एंड दिस सेम गोज विद ओप्पो एज वेल। उन्होंने भी टैक्सेस बचाने के लिए करीब 4400 करोड़ का कस्टम ड्यूटी स्कैम करा है। पर ओप्पो के सीनियर ऑफिशियल्स थोड़े से ऑनेस्ट हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने बोला कि हाँ हम ऐसा कर रहे थे। और इस सब के बाद सबसे बुरी खबर 5-7 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि वो लोग 12,000 से नीचे के फोन्स नहीं बना सकते। और अगर ऐसा कुछ सच में हो जाता है तो चाइनीज कंपनीज को इस मूव से बहुत बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया में 25% फोन्स 12,000 से नीचे के बिकते हैं और इस 25% में से 80% फोन चाइनीज होते हैं। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और मेनली इस रेंज पे लगभग सारे फोन्स को ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में ओप्पो वीवो बिकते हैं और ऑनलाइन में Xiaomi और Realme जैसे फोन्स बिकते हैं। तो अब इस मूव के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? फायदे तो देखो काफी क्लियर है कि इंडियन ब्रांड्स को एक्सपोजर मिल पाएगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी नए फोन्स बनाने की, क्योंकि अभी तो वो चाइनीज प्लेयर्स से कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। ऑल्दो माइक्रोमैक्स ने बहुत जोर शोर से वापसी करी थी, लेकिन हम सबको पता है उनकी वापसी कैसी चल रही है। अब नुकसान समझते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो उनको मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन्होंने अपने कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो इनका ही एक रूल है कि अगर कोई देश अपने या किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को बैन कर रहा है तो ये चीज क्लियरली एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, ये मूव WTO के रूल्स की वायलेशन हो जाएगी। एंड सेकेंडली देखो, माइक्रोमैक्स को मौका दिया गया था, एंड अब जो मैं कहने वाला हूँ वो काफी लोगों को बुरा लग सकता है। अभी तक उन्होंने बस देशभक्ति वाला सेंटिमेंट यूज करके फोन बेचने की कोशिश करी है, एंड ये सेंटिमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और ये चीज मैंने बहुत पहले प्रूव कर दी थी कि माइक्रोमैक्स कैसे पेट्रियोटिज्म का यूज कर रहा है। तो बात ये है कि अगर इंडियन ब्रांड्स को मौका दिया जा रहा है तो उनको रिसोर्सेज भी तो देने पड़ेंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। अब Xiaomi और Realme जैसे ब्रांड्स के पास तो रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग तो मैनेज कर लेते हैं। अब इनके पास नहीं है तो उससे होगा क्या कि 12,000 से नीचे के जो भी फोन्स आएंगे वो उतने अच्छे होंगे ही नहीं, और इससे लोगों को क्लियर मैसेज जाएगा कि या तो भाई बजट बढ़ा लो या एक्सपेक्टेशन गिरा लो। 7-8 हजार के अंदर इंडियन ब्रांड्स के कुछ खास अच्छे फोन नहीं आते, ये बात सबको पता है। तो ये जो रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडली, ये भी एक केस हो सकता है कि इंडियन ब्रांड्स काम ही प्रॉफिट के लिए करने लगे, क्योंकि चाइनीज फोन्स अगर नहीं होंगे तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बनाओ पैसा। सरल भाषा में कहूं तो आपदा को अवसर में बदल लो। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं कि 12,000 से नीचे के फोन बैन करने से क्या क्या हो सकता है। एंड इस सब के साथ साथ चाइना का खुद का भी तो इस सारी सिचुएशन पे कुछ तो ओपिनियन होगा, वो भी सुनना चाहिए आपको। हर बार जब भी इंडिया ने ऐसा कुछ स्टेप लिया है तो चाइना ने ये बार बार कहा है कि इंडिया हमारे एप्स को बैन करके WTO के रूल्स ब्रेक कर रहा है। एक स्टेटमेंट में चाइना ने कहा था कि इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इंडिया अब्यूजेस नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शंस एंड इट इज वायलेटिंग WTO रूल्स। वो बात अलग है कि चाइना मेजर अमेरिकन कंपनीज को अपनी कंट्री में काम नहीं करने देता, उस टाइम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा होता। उस टाइम ये कह दिया जाता है कि हमारी कंट्री की कुछ मान मर्यादा प्रतिष्ठा है जिसको ये कंपनीज फॉलो नहीं करती। सो ऑन एंड ऑन चाइना इज डेफिनेटली नॉट हैप्पी अबाउट दिस व्हाटसोएवर। कुछ कारणों की वजह से फोन वैसे भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। The detailed explainer is here. iPhone 14 series is also around the corner with some bad news, unfortunately. और Andy Money को डाउनलोड करके अपने फ्री Apple शेयर्स को क्लेम करना मत भूलना। ये एकदम सेफ ऐप है और इसे 5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। So click the first link in the description. Hope you guys enjoyed the episode. But for now, this is it from my side. Thank you so much for watching. I am Divanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.